आज मेरी शादी की रात थी और मैं इस वक्त बहुत खुश था क्योंकि मैंने जिसे चाहा था उसे पा लिया था। आज वो औरत मेरा नसीब बन गई थी जिससे मैं मोहब्बत करता था और मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था जिसे उसकी मोहब्बत हासिल हो गई थी। हालांकि मैं बहुत कम दर्जे का था, न तो पढ़ा लिखा था और ना ही मेरे पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन फिर भी यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे खूबसूरत डॉक्टर का साथ नसीब हो रहा था। और काम के बीच जिस तरह मुझे उससे मोहब्बत हुई थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। लेकिन आज वो खुशी का दिन आन पहुंचा था और मैं बेहद खुश था। मेरे अंग अंग से खुशी फूट रही थी और मुझे बेसब्री से अपने कमरे में जाने का इंतजार था। लेकिन अभी मेरे दोस्त बैठे हुए थे और मैं उनके साथ गपशप कर रहा था और बार बार बेचैनी से घड़ी की तरफ देख रहा था। दोस्तों ने मेरी बेचैनी महसूस कर ली तो हंसते हुए उठ खड़े हुए और मुझे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वो अपने अपने घरों को लौटने लगे, जबकि मैं गहरी सांस भरता हुआ अपने कमरे में आ गया जहां वो सामने दुल्हन बनी बैठी हुई थी और उसका हार श्रृंगार और यह खूबसूरत रूप सिर्फ मेरे लिए था। मैं धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ता आया और फौरन उसका घूंघट उलटकर उसके माथे पर मोहब्बत भरी मोहर की छाप छोड़ दी। लेकिन न जाने क्या हुआ, उसका रंग एकदम जर्द सा पड़ गया और उसके चेहरे पर घबराहट के हाव भाव से नजर आने लगे। मैं समझा कि शायद वह शर्मा गई है, घबरा रही है, इसलिए मैंने उसका हाथ थामकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। कुछ देर के बाद वह जरा शांत हो गई थी, लेकिन बातों के बीच कब उसने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं हुआ। फिर कुछ देर के बाद वो कहने लगी, मैं इन कपड़ों में आरामदेह महसूस नहीं कर रही, क्या मैं कपड़े चेंज कर लूं? उसके कहने पर मैंने फौरन सर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, तुम अपने कपड़े चेंज करो और इजी हो जाओ। मैंने उसे कहा और खुद भी उठकर अपनी शेरवानी उतार कर रखी, जबकि वो बाथरूम में जाकर कपड़े बदल आई। जेवर वगैरह उतारकर उसने मेकअप भी साफ कर लिया था और फिर मेरे धीरे धीरे से करीब आई। उसे देखकर मैं चौंक गया था, लेकिन चौंकने की असल वजह उसका मेरे करीब आना नहीं था, बल्कि उसके हाथ में मौजूद वो चीज थी जो उस वक्त उस सारे माहौल में बिल्कुल मिसफिट लग रही थी। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? तो वह हंस दी, कहने लगी, अरे ये तो टीका है। उसने आहिस्ता से कहा। तो मैंने हैरानगी से पूछा, अरे डॉक्टर साहिबा, आपने अभी से क्लिनिक खोल लिया, लेकिन आपको पता है ना कि आज तो आपने मेरे दिल का दरवाजा खोलना है, क्योंकि आज हमारी सुहाग रात है। ये दवाइयां, टीके, टेस्ट इत्यादि सब कुछ भूल जाए। मैंने उसके हाथ से टीका पकड़कर रखना चाहा तो वो एकदम अपना हाथ पीछे कर गई, कहने लगी, अरे कैसे भूल जाऊं, ये टीका इस वक्त बहुत जरूरी है और यह वैसे भी मैं आपको इसलिए लगा रही हूं ताकि मेरे सुकून भरे लम्हे देर तक टिके रहे और हम ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ से फायदा ले सके, क्योंकि मुझे ताकतवर और जोरावर मर्द पसंद है। डॉक्टर साहिबा ने शर्माते झिझकते हुए मुझसे यह बात कही तो मैं दंग रह गया। खैर, मैंने उसकी ख्वाहिश का ख्याल करते हुए वो टीका लगवा लिया। टीका लगवाते ही मेरी पत्नी की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कह रही हो, देखो मैंने सब कुछ पा लिया। फिर वह मेरे करीब ही बैठ गई और कुछ देर के बाद ही मेरी पलकें भारी होने लगी और आंखें बंद होने लगी। मैं बहुत कोशिश से खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे जगा नहीं जा रहा था और फिर कब मैं नींद की वादियों में उतर गया मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरा नाम किशोर है और मैं एक अस्पताल में सफाई की नौकरी करता हूँ। मेरा संबंध एक गरीब घराने से है। हम 5 बहन भाई हैं और इन बहन भाइयों में मेरा नंबर तीसरा है। मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं जिनकी मेरे बाबा ने शादी कर दी थी। उम्मीदें थीं, जबकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। बड़ी मुश्किल से खींच तान कर मैंने मैट्रिक किया था। बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि मैं बेटों में सबसे बड़ा था, जबकि मुझसे छोटा भाई तो अभी बहुत छोटा था। बाबा खुद भी एक अस्पताल में सफाई का काम करते थे, इसलिए बाबा चाहते थे कि मैं भी यही करूं, क्योंकि वहां पर तनख्वाह भी ठीक ठाक थी और फिर डॉक्टर के साथ जान पहचान की वजह से अक्सर वह मेहरबानी भी करते थे। लेकिन मुझे यह काम पसंद नहीं था। मैं ये काम नहीं करना चाहता था। मैंने अफसर बनने के ख्वाब देखे थे,
लेकिन अपनी पढ़ाई में कम दिलचस्पी के कारण मैं कोई अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए इधर उधर प्राइवेट नौकरी के लिए धक्के खा रहा था। लेकिन 2 साल जूतियां घिसाने के बावजूद मुझे कोई भी ऐसी नौकरी नहीं मिली जो मेरी सोचों पर खरी उतरती हो। मैं मायूस हो चला था और बाबा मुझसे ज्यादा मायूस और परेशान थे, क्योंकि उनकी तनख्वाह में घर का गुजारा करना अब बहुत मुश्किल हो गया था। जितनी ज्यादा महंगाई हो गई थी और रोज बरोज कीमतें बढ़ती जा रही थीं, ऐसे में बाबा की तनख्वाह में सारे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर सोने पर सुहागा माँ को जिगर का मर्ज लग गया। इस वजह से माँ की दवाइयां भी बहुत महंगी आने लगी। बाबा आजकल बहुत परेशान रहने लगे थे। अब अस्पताल में काम करने की वजह से माँ को एक छोटे डॉक्टर को दिखा रहे थे और वह डॉक्टर बाबा से फीस नहीं लेता था। इसकी वजह से माँ का इलाज चल रहा था, लेकिन दवाइयां और टेस्ट बहुत महंगे थे और ना जाने बाबा किस तरह वह पूरा करते थे। मैं खुद भी आजकल परेशान रहने लगा था। और फिर एक दिन हालात से तंग आकर मैंने बाबा के सामने इस काम के लिए हामी भर ली और उन्हें कहा कि मुझे भी अस्पताल में सफाई की नौकरी पर लगवा दें, मैं यही काम कर लूंगा। मेरे हामी भरते ही बाबा भी खुश हो गए। कहने लगे, बेटा मैं जानता हूं कि तेरी आंखों में बहुत ख्वाब थे, लेकिन हम गरीब लोग हैं और हमारे ख्वाब इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए तुमने वक्त रहते फैसला कर लिया और बिल्कुल सही फैसला किया है। बाबा ने मेरे कांधे पे थपकी देते हुए कहा, जबकि मैं अंदर से इस बात के लिए तैयार नहीं था। मैं दिखने में खूबसूरत था, हैंडसम था, और अगर किसी को मेरे बैकग्राउंड के बारे में मालूम ना होता तो वो यही समझता कि मैं किसी अच्छे घराने से संबंध रखता हूं। बस यही वजह थी जो मुझे इस काम से रोके हुए थी। लेकिन अब जबकि मैंने अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया और अस्पताल में सफाई के काम के लिए हामी भर ली, बाबा की कोशिशों से जल्दी मुझे नौकरी मिल गई। और फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद ही अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया। पहला ही दिन मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ था, क्योंकि मैं दिल से यह काम करना नहीं चाहता था। इसी वजह से मुझे 2-3 बार डॉक्टरों से डांट भी पड़ी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मैं काम को सीखने लग गया था। बाबा को मैं किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने बाबा की सिफारिश पर ही मुझे वहां पर रखा था और अच्छी तनख्वाह दी थी। यही वजह थी कि बाबा कह रहे थे कि काम मन लगाकर करना। मुझे यहां पर काम करते हुए अभी दूसरा ही महीना था कि एक सुबह जब मैं ओपीडी में आया तो सामने बैठी हुई एक नई डॉक्टर को देखकर ठिठक गया। वो डॉक्टर क्या थी, जैसे मोम की गुड़िया था। उसे देखकर मैं पल के झपकना भूल गया। वह इतनी खूबसूरत थी और उसके अंदर इतनी नाजो अदा थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी गहरी स्याह आंखें और सुनहरे बाल उसके चेहरे पर बहुत जच रहे थे। गौरे रंग में गुलाबियां खिली हुई थीं और उसके हल्के हल्के गुलाबी गाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं उस डॉक्टर को देखकर देखता रह गया। डॉक्टर ने भी शायद मेरी नजरों के नजरिए को नोट कर लिया था, इसलिए उसने एकदम सर उठाकर पूरे हॉल में इधर उधर निगाह दौड़ाई। लेकिन मैं तब तक अपनी नजरों का रास्ता बदल चुका था और दोबारा से अपने काम में बिजी हो गया था। लेकिन ना जाने क्या बात थी कि हर थोड़ी देर के बाद मेरी निगाहें उसी डॉक्टर की तरफ उठ रही थीं। और फिर जब मैं उसके करीब सफाई के लिए पहुंचा तो मैंने उसे वहां से उठने के लिए कहा। उसने भी फौरन अपनी जगह खाली कर दी। आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा था कि मैं हैसियत में कितना कमतर हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हो रहा था कि मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। मैं भी शायद कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता और आज अच्छे ओहदे पर होता। उस डॉक्टर को देखकर मेरे दिल में बड़े अनोखे से जज्बात सर उठ रहे थे और मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हो रहा था कि अगर उसे मेरे जज्बात का पता चल गया तो वो न जाने क्या समझे। वो एक काबिल और मेहनती है जो डॉक्टर इतने बड़े अस्पताल में काम कर रही है, जबकि मैं एक मामूली सफाई करने वाला, जिसका बाप भी यहां पर सफाई करता है, जो हैसियत में उससे इतना कमतर है कि उसे नजर उठाकर नहीं बात कर सकता। मेरा दिल बड़ा झिझकता सा हुआ। खैर, मैं जल्दी से वहां से सफाई करके हट गया। अब रोज ऐसा ही होता। मैं जब भी उस डॉक्टर के कमरे में जाता तो एक लम्हे के लिए मैं कहीं खो सा जाता। मैं उस डॉक्टर को देखते ही अपनी हैसियत भूल जाता। मैं यह भूल जाता कि मैं यहां पर सफाई करता हूं। उस डॉक्टर को देखना मुझे इतना अच्छा लगता था
कि अपने काम को खत्म करने के बाद मैं बार बार उस वार्ड के चक्कर लगाता और उसे जब अपनी कुर्सी पर बैठे काम करता देखता तो न जाने मुझे कैसा सुकून मिलता। वो डॉक्टर यूं तो अच्छी थी, लेकिन एक बात जो अक्सर मैंने दूसरों के मुंह से सुनी थी कि डॉक्टर जज्बाती बहुत थी और एकदम गुस्से में आ जाती थी। लेकिन यह हालत सिर्फ चंद लम्हों के लिए होती थी। न जाने लोग उसके बारे में ऐसी बात क्यों करते थे, जबकि मैंने तो उसे कभी गुस्से में नहीं देखा था। लेकिन उसके साथी डॉक्टर्स और नर्सेस का कहना था कि डॉक्टर का मिजाज कुछ इस तरह का है कि उसके बारे में कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। अक्सर डॉक्टर और नर्सों के मुंह से मैं यह बात सुनता तो हैरानी से सोचता कि मेरे सामने तो उसने आज तक कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, ना ही कभी वह गुस्से में आई है। खैर, मैं उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और डॉक्टर से मेरी मोहब्बत इसी तरह पहले दिन की तरह ही कायम थी। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 माह हो चुके थे कि एक दिन ना जाने वो डॉक्टर किस मूड में थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर काम करते कितनी देर हो गई है? मैंने बताया तो वह हैरान हुई। कहने लगी, कमाल है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तुम तो अच्छे खासे खूबसूरत और हैंडसम मर्द हो, फिर यह सफाई वाले काम में क्यों आ गए? उस डॉक्टर ने दिलचस्पी से बड़े गौर से मुझे देखते हुए कहा। उसके लहजे में एक महसूस की जाने वाली चुभन और कुछ अजीब सा तीखापन था, लेकिन मैंने उस तीखेपन को नजरअंदाज करते हुए उसे कहा, बस हालात कुछ ऐसे थे कि कहीं पर अच्छी ढंग की नौकरी मिल नहीं सकती थी। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था, इसी वजह से हालात से मजबूर होकर यहीं पर नौकरी कर ली। बाबा भी यहीं पर सफाई का काम करते हैं। मैंने उसे बाबा के बारे में भी बता दिया तो वह सर हिलाकर रह गई। फिर कहने लगी, तुम मुझे एक अच्छे नौजवान मालूम होते हो। बहरहाल मुझे अफसोस हुआ है तुम्हें इस हाल में देखकर। उसने कहा तो मैं फीकी सी हंसी हंस दिया। उस दिन के बाद से मेरी और उसकी अक्सर बातचीत होने लगी। वो अक्सर मुझसे अपने काम भी करवा लेती। वह डॉक्टर उसी अस्पताल के साथ बने हुए एक हॉस्टल में रहती थी। उसका नाम अंजलि था। वो किसी दूसरे शहर से यहां पर आई थी। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ ही दिनों की दोस्ती न जाने कब मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन मेरी नजरों में पसंदीदगी देखते हुए डॉक्टर ने मुझे कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? डॉक्टर ने बड़े अजीब से अंदाज में मुझसे पूछा कि मैं एकदम हाँ में सर हिला बैठा और फिर शर्मिंदा सा हो गया, क्योंकि अपनी हैसियत याद आ गई थी। लेकिन मेरे इजहार के जवाब में डॉक्टर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई, जिसे मैं कोई नाम ना दे सका। इस मुस्कुराहट ने मुझे उलझा कर रख दिया था। डॉक्टर भी कहने लगी, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है और जिस दिन से तुम्हें पहली बार यहां पर देखा है उस दिन से मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डॉक्टर का यह कहना था कि एकदम मेरी तो हवाइयां ही उड़ गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह मुझे इस तरह शादी के लिए प्रपोज कर देगी। मैं अपनी खुशी छुपाए नहीं छुपा पा रहा था। मैंने फौरन उसे हाँ कह दी, जबकि मेरा दीवानापन और ऐसी हवाइयां उड़ती देखकर वह खुद भी हंस रही थी। खैर, मैंने उसे कह दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं और उसके साथ अपना घर बसाना चाहता हूं। वो डॉक्टर खुश हो गई, कहने लगी, ठीक है, हम इसी रविवार को शादी कर लेंगे। उसके इतनी जल्दी मान जाने पर एकदम मैं थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि मुझे घर वालों का ख्याल आ गया था। माँ बाबा इतनी जल्दी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे। घर के हालात मेरे सामने थे और फिर माँ की जो हालत थी वो भी मुझे पता थी। मैं डॉक्टर को मना करते करते चुप हो गया था। उसी दिन घर आकर मैंने बाबा से जब यह बात कही तो बाबा एकदम हैरत में रह गए। वो कहने लगे कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उस डॉक्टर के बारे में क्या कुछ मशहूर है? लेकिन मैंने बाबा की हर बात को झुठला दिया। उनसे यही कहा कि अगर वह मेरी शादी में आना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं हर सूरत उस डॉक्टर से शादी करके रहूंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने डॉक्टर को भी बता दिया था कि मेरी फैमिली में से कोई भी शादी में नहीं आएगा, लेकिन उसने इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि उसकी भी फैमिली इस शादी में नहीं आने वाली थी, क्योंकि मेरी हैसियत उससे बहुत कम थी। लेकिन हमारी शादी हो गई और आज मैं बहुत खुश था। लेकिन डॉक्टर के टीका लगा देने के बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरा सर बहुत भारी था और सारे जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। कहीं कहीं तो अजीब से निशान पड़े हुए थे। इन निशानों को मैं पहली नजर में तो नहीं देख पाया, लेकिन नहाने के दौरान
मुझे अपने जिस्म पर 3-4 जगह पर इस तरह के निशान नजर आए। खैर, मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बाहर आकर डॉक्टर से कहा, रात का मुझे कुछ भी याद नहीं, तुमने मुझे वो कैसा टीका लगा दिया था? जबकि वह कहने लगी कि मैंने आपको ताकत का टीका लगाया था, और फिर इसके बाद आपने जो कुछ मेरे साथ किया, जिस तरह मेरे साथ आपने वक्त गुजारा, मैं सारी जिंदगी वो भुला नहीं सकती। डॉक्टर ने बड़े शर्म भरे अंदाज में कहा। तो मैं भी उसकी बात को सच समझ बैठा, लेकिन हकीकत में मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारा था। हाँ, टीके तक मुझे सब कुछ याद था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शादी का दूसरा दिन था। हमारे घर से तो कोई नहीं आया था, क्योंकि हमने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इसलिए डॉक्टर ने आज अपने चंद दोस्तों को चाय पर इनवाइट कर रखा था और फिर चाय का सामान लाने के लिए कहा था। आज मैंने और डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी की थी और चाय की तैयारी में लग गए थे। चाय पे तो शाम के वक्त ही इनवाइट किया गया था, लेकिन हम दोपहर से ही तैयारी में लगे हुए थे। मेरी डॉक्टर बीवी की सहेलियां घर आ गई तो हमने उनकी अच्छी खातिरदारी की थी, लेकिन उनकी एक बात मेरे दिल में चिपक गई थी। उनका कहना था कि आखिर तुम्हें एक सफाई करने वाला ही पसंद आया, आखिर क्यों तुमने इससे शादी की? जबकि मेरी डॉक्टर बीवी अजीब सी हंसी हंसकर रह गई। मुझे उसकी इस हंसी से बहुत चिढ़ होती थी। बाकी सब कुछ उसमें ठीक था, लेकिन ना जाने क्यों ये हंसी मुझे अजीब सी लगती थी और बड़ी रहस्य से भरी दिखाई देती थी। खैर, इनके जाने के बाद मैंने सब कुछ समेटा और अपने कमरे में आ गया। मेरी पत्नी पहले से ही मेरे इंतजार में बैठी थी। जैसे ही मैं उसके करीब जाकर बैठा तो कहने लगी, आज मैंने तुम्हारे लिए ये दवाई चुनी है। ये दवा खाने के बाद तुम्हारे अंदर हाथी जैसी ताकत आ जाएगी और तुम मुझे अच्छे अंदाज में खुश कर सकोगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, उसे इन बातों की ज्यादा समझ है। इसलिए मैंने भी चुप करके वो दवा खा ली। लेकिन उस दवा के खाने के थोड़ी देर बाद फिर से मेरी पलक बोझल होने लगी और खुद को जगाए रखने की कोशिश में मैं फिर से सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो मेरी गर्दन और गाल पर अजीब से निशान पड़े हुए थे। इन निशानों में से कहीं कहीं खून के 1-2 कतरे जैसे बह गए थे और वहीं पर जम चुके थे। मैंने हाथ लगाकर देखा तो वहां पर अजीब से दर्द का एहसास हुआ। मैंने उससे पूछा, ये निशान किस चीज के हैं? तो वह शर्माते हुए कहने लगी, अरे रात जब आप मेरे साथ मोहब्बत कर रहे थे तो तब जज्बात में आकर मुझसे बन गए थे। आपको पता है ना कि ऐसे निशान मोहब्बत की निशानी होते हैं। उसकी बात सुनकर मैं मोहब्बत से मुस्कुरा दिया और मुझे गर्व हुआ कि मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी मिली है जो मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। अब डॉक्टर ने भी ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया था और मैं भी वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया था। मुझे वहां पर शर्म महसूस होती थी क्योंकि मेरी पत्नी डॉक्टर थी, जबकि मैं एक मामूली सा चपरासी, एक आम सफाई करने वाला। लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने आपस में यह बात तय कर ली थी कि हम अस्पताल में ये बात किसी से भी नहीं कहेंगे और अभी तक हमने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन इस बीच मैंने महसूस किया था कि मेरी पत्नी रोज ही मेरे ऊपर कोई ना कोई नया टोटका आजमाती। कभी शाम को वो मुझे कोई ऐसा जूस पिला देती जो मुझे 100 मर्दों जैसी ताकत देने वाला होता, और कभी कोई दवा और कभी कोई टीका जिसके नतीजे में सुबह मेरे बदन पर कुछ नए निशान पड़ हो चुके होते जो मुझे काफी दिनों तक तकलीफ में घेरे रखते, और इनकी वजह से मेरी जान अलग आफत में आई हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यह निशान कैसे और कब बन जाते थे और मुझे इनके बारे में क्यों नहीं पता चलता था। आखिर रात को वो सब करते हुए मुझे क्यों याद नहीं रहता था? मैं सुबह तक सब कुछ क्यों बुला बैठता था? मुझे रात के बारे में कुछ याद नहीं रहता था। मैं अब इन रोज रोज की चीजों से तंग आ चुका था और समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इनसे कैसे छुटकारा हासिल करूं। माँ बाबा की नाराजगी अलग थी और अभी तक नहीं माने थे वो, और इधर मैं शादी के बाद एक बार भी घर नहीं गया था, जबकि जिस्म की तकलीफ और बदन पर मौजूद यह निशान मुझे एक अलग ही तकलीफ में घेरे रखते थे। शाम के बाद जो मेरी हालत हो जाती थी वो मैं किसी से बयान नहीं कर सकता था। मैं अजीब तरह की जहनी दर्द में गिरफ्तार हो गया था
और फिर मुझे एक हल सूझ ही गया और मैंने उस पर काम करने का सोच लिया। शाम के वक्त जब मेरी पत्नी ने मुझे एक दवा खिलाने की कोशिश की और कहा कि ये किसी वैद्य का देसी नुस्खा है और इसे खाने से आपके अंदर कुछ ऐसी ताकतें आ जाएंगी जो किसी और के अंदर नहीं होती, उसकी बात सुनकर मैं फीकी सी हंसी हंस दिया और फौरन उसके हाथ से वह दवा पकड़ ली और कहा, ठीक है, मैं खा लेता हूं। उसे अब मुझ पर काफी भरोसा हो गया था और उसे उस बात का यकीन था कि मैं वह दवा खा लूंगा, लेकिन मैंने वह दवा नहीं खाई और उसे फेंक दिया और कुछ देर के बाद ही नींद का नाटक करने लगा। मेरी नींद के नाटक को महसूस करके उसे ऐसे लगा जैसे मैं अब बेहोश हो रहा हूं। मेरी आंखें बंद हो रही थीं कि अचानक उसके चेहरे पर वही अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट हमेशा से मुझे एक चिढ़ में डाल देती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था। कुछ देर के बाद जब उसने देखा कि मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया हूं, तो वो मेरे करीब आई। मेरे चेहरे पर उंगली फेरते हुए उसने मेरे गाल पर बहुत जोर से चुटकी काट दी। ना जाने मैंने किस तरह खुद पर काबू पाया, वरना इतना दर्द था कि बयान नहीं कर सकता था। और फिर इसके बाद उसने मेरे सारे जिस्म पर इस तरह अलग अलग चीजों से वार किया। तकलीफ की शिद्दत से मैंने एकदम आंखें खोल दी और चिल्ला उठा, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा और मुझे होश में आता देखकर वो एकदम बौखला गई। कहने लगी, मैं तो आपके साथ मोहब्बत कर रही थी, ऐसे ही तो मोहब्बत करते हैं। उसने मुझे कहा तो मैं उसको देखता रह गया। आखिर तुम्हें किसने ऐसी मोहब्बत करना सिखाया है? तुम्हें कौन कहता है कि ये मोहब्बत है? मैंने गुस्से से उससे पूछा तो वह रोने लगी। कहने लगी, मुझसे तो नीतीश ने ऐसी ही मोहब्बत की थी। वो कहता था यह मोहब्बत ही तो है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही सलूक करता था। मैं तकलीफ से चिल्लाती थी और चीखने लगती थी, लेकिन वो मेरे मुंह पर हाथ रख देता था, मुझे चीखने भी नहीं देता था। कहता था बर्दाश्त करो, तुम्हें बर्दाश्त करना है। वो मुझे कमरे में बंद कर देता, वो मेरे पैरों को गर्म पानी में डुबो देता। मैं तकलीफ से चिल्लाती तो वह दूर खड़ा हंसता रहता, कहता देखा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। उसने 6 महीने मुझे अपनी मोहब्बत के साए में रखा। मैं उसे मोहब्बत करती थी, इसलिए उससे दूर नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी मोहब्बत मेरे लिए ऐसी होगी। और फिर जब तक मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे माँ बाप मुझे आकर ले गए और वो ना जाने कहाँ चला गया। दोबारा कभी मुझसे मिलने भी नहीं आया। उस दिन के बाद से मैं उसे ढूंढती फिर रही हूँ, लेकिन वो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने तो उससे मोहब्बत की थी, मैं तो उसे चाहती थी, और वह बेवफा निकला, मुझे छोड़कर चला गया। अपनी डॉक्टर पत्नी की यह हालत देखकर मैं दंग रह गया था। उसका पागलों वाला अंदाज मुझे ये बताने के लिए काफी था कि वह किसी दिमागी उलझन का शिकार है, या मांझी में उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो उसके जहन को गिरह लगाने में कामयाब हो गया है। अपनी पत्नी की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने एकदम उसे अपने साथ लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा, मगर वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। मैं तो उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन वह फिर भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं इसे यूं ही अपने साथ लगाए हुए था, और उसकी यह बात सुनते हुए मैंने एक फैसला किया। अगले दिन मैंने अस्पताल में दिमाग के डॉक्टर का पता किया और अपनी पत्नी की अपॉइंटमेंट लेकर उसे चेक करवाया। मेरी पत्नी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उसे राजी करना एक अलग ही परीक्षा थी, लेकिन कुछ समय के बाद एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट और सेशन लेने के बाद वो काफी बेहतर हो गई, और फिर उसने मुझसे अपनी की माफी मांगी। उसका कहना था कि मैंने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन उस लड़के ने मुझे अपने जुल्म का निशाना बना बनाकर अपने घर में कैद रखा था और तरह तरह जे जुल्मों सितम से मुझे तकलीफ पहुंचाई थी। मेरे माँ बाप को जब इस बारे में पता चला तो वो मुझे वहां से ले गए, और इसके बाद वो काफी समय तक मेरा दिमागी इलाज करवाते रहे। और फिर जब मुझे इस अस्पताल में नौकरी मिली तो मेरे माँ बाप ने यही सोचकर मुझे इजाजत दे दी थी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम्हें देखकर फिर से मेरे अंदर वो सब कुछ सर उठाने लगा, और जब तुमने मोहब्बत का इजहार किया तो मैं तुम्हें भी मोहब्बत के नाम पर वैसे ही टॉर्चर कर बैठी। मुझे माफ कर दो। मेरी डॉक्टर बीवी ने मुझसे जब माफी मांगी तो मैंने उसे अपने साथ लगाकर कहा,
मुझे तुम्हारे टॉर्चर का कोई दुख नहीं है, बस परेशानी तो तुम्हारी इस बीमारी की है। और मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द ठीक होकर मेरे साथ एक मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारोगी। मैंने मोहब्बत से उसे कहा तो वह भी सर हिलाकर कहने लगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी इस बीमारी पर काबू पाकर एक आम जिंदगी गुजारूं और अपने घर को खुशियों का बागीचा बना दूं। मुझे उसके शब्दों पर यकीन था कि वह बहुत जल्द ऐसा कर भी लेगी। और अब आज 5 साल गुजर चुके हैं। मुझे आज भी वो किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद मेरी पत्नी ने अपना पूरा इलाज करवाया और खुद के ऊपर हर मुसीबत बर्दाश्त की। और फिर जब वो इस काबिल हो गई कि अपना घर बार संभाल सके और एक शादीशुदा जिंदगी गुजार सके, तो फिर वो मेरे पास चली आई। माँ बाबा ने भी अब हमें अपना लिया था और अंजलि के घर वालों ने भी मुझे दामाद के तौर पर स्वीकार कर लिया था। अब हमारी एक बेटी है। मैं और अंजलि उसे बेहद प्यार करते हैं। हमारी जान उसमें बंद है और मैं इस सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने वक्त रहते मुझे समझ दी और मैं अंजलि की बीमारी के बारे में जान सका और वक्त रहते उसका इलाज करवा के उसे एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस ले आया।